हेलो बच्चों, हम लोग ऑल्टरनेट करंट का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। पहले लेक्चर में हमने ऑल्टरनेट करंट के बारे में जाना था, ऑल्टरनेट ईएमएफ के बारे में जाना था, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जाना था एक कंप्लीट साइकिल में, और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जाना था हाफ साइकिल में, और आईआरएमएस के बारे में हमने डेरिवेशन कंप्लीट की थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है फेजर एंड फेजर डायग्राम। तो जानते हैं फेजर क्या होता है और फेजर डायग्राम क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं करंट की जो इक्वेशन जो होती है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो ओमेगा टी मैंने पहले लेक्चर बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं फेज, ठीक है। और करंट लगातार चेंज होता रहता है, तो जो वैल्यू लगातार चेंज होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वेक्टर चाहिए, उसको बोलते हैं रोटेटिंग वेक्टर, जो लगातार वैल्यू को रोटेट कराए। तो फेजर क्या है? फेजर हमारे पास एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। अभी रोटेटिंग वेक्टर करंट का भी हो सकता है क्योंकि करंट भी चेंज हो रहा है, और रोटेटिंग वेक्टर आपका ईएमएफ का भी हो रहा है क्योंकि ईएमएफ भी लगातार चेंज होता है। दोनों लगातार चेंज होते हैं, तो ये दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक रोटेटिंग वेक्टर चाहिए, ठीक है। और विच वेरी विद टाइम, दोनों वेक्टर टाइम के साथ क्या करें, वेरी करें, ठीक है। और फेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो फेजर में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है करंट की और ईएमएफ की, टोटल इंफॉर्मेशन फेजर और फेजर डायग्राम से आपको मिल जाती है। आपको रिप्रेजेंट को ऐसे करते हैं, जैसे कि ये हमने फेजर डायग्राम बनाया, ये जो मैंने सर्कल की फॉर्म में दो फेजर डायग्राम बनाए, इसमें मैंने दो रोटेटिंग वेक्टर लिए। एक वेक्टर है मेरे पास ईएमएफ का, देखो ये वाला, ईएमएफ अपनी इस लाइन में लगातार क्या करेगा, रोटेट करेगा। दूसरा मैंने वेक्टर लिया करंट का, ये रहा करंट का, ये है मेरे पास करंट, ये है मेरे पास करंट। तो करंट भी लगातार इस वेक्टर से रोटेट करेगा। करंट की वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। अगर हम अगर ईएमएफ का प्रोजेक्शन डालें वाई एक्सिस पे, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, मुझे मिलेगी उसके ईएमएफ की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अगर मैं उसी रोटेटिंग वेक्टर करंट का डालूं वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन, तो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये तो रहा फेजर डायग्राम। इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, हम जितने भी सर्किट पढ़ेंगे उस सर्किट के अंदर आपको फेजर डायग्राम बना के ही आना होगा। एग्जाम में वो ऐसे पूछता है कि फेजर डायग्राम ड्राइव करो, डिफाइन करो क्या है। अब हमारे पास सर्किट्स आएंगे, बहुत सारे सर्किट्स आएंगे, जिसमें मैंने पहला सर्किट लिया है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो, ओनली रेजिस्टेंस हो। तो मैंने इस डायग्राम में कोशिश की बहुत शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाएं। तो मैंने सर्किट बनाया है, इस सर्किट में मैंने लिया ऑल्टरनेट करंट, यहाँ पर सोर्स लिया है जो इसी सोर्स होता है, और यहाँ पर अटैच कर दिया एक रेजिस्टेंस। और मैंने ये देखा कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने देखा कि करंट की डायरेक्शन, अगर यहां से मैंने ईएमएफ लिया E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जब मैंने इसमें करंट निकाला है तो I इक्वल टू कितना करंट कितना होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, रेजिस्टेंस कितना R, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस करंट होता है। तो करंट की इक्वेशन भी क्या बनी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो दोनों का फेज सेम है, ये है ओमेगा टी और यहाँ भी कितना है, ओमेगा टी। इसका मतलब दोनों ही करंट हो चाहे ईएमएफ हो, दोनों का फेज डिफरेंस क्या हुआ, जीरो। अब फेज डिफरेंस है ही नहीं, इसको दोनों एक साथ चल रहे होंगे, तो तभी मैंने इन दोनों की डायरेक्शन क्या कर दी, यहाँ पर सेम कर दी है। अगर एसी सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस है तो चाहे करंट हो चाहे ईएमएफ हो, दोनों सेम डायरेक्शन में ही चलेंगे, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर इसका ग्राफिकल फॉर्म देखें तो ईएमएफ देखो, ईएमएफ जहां से ईएमएफ स्टार्ट होगा वहीं से आपका करंट भी क्या होगा, स्टार्ट होगा। फर्क कहाँ है, इनके मैग्नीट्यूड में फर्क है। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा है और करंट का जो एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है। ये तो रहा पहला सर्किट। अगर इसका फेजर डायग्राम देखोगे तो फेजर डायग्राम में ईएमएफ ने जो एंगल बनाया है ओमेगा टी एक्स एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल आपका किसने बनाया, करंट ने बनाया ओमेगा टी। तो दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जीरो है फेज डिफरेंस। दूसरा हमारे पास सर्किट आता है जिसको बोलते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, जिसमें ओनली क्या होगा, इंडक्टर होगा। अब जब इंडक्टर होगा तो आप खुद सोचोगे इंडक्टर में क्या होता है, अगर यहाँ से हम लोग ऑल्टरनेट करंट पास कराते हैं तो इसके अंदर करंट, इसमें करंट सेटअप होगा और जो करंट चेंज होगा तो इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव फिलेंट कभी बढ़ेगी कभी घटेंगी, तो उसमें फ्लक्स भी लगातार चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा,
अगर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा तो इंड्यूस करंट भी बनेगा, और वो इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपने मेन करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा, मतलब इसमें करंट बनेगा। अब वो करंट कैसे बनेगा, देखो हमने जो सोर्स लिया है उस सोर्स का जो ईएमएफ है वो है E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। लेकिन जो करंट जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, मैंने कोई डेरिवेशन नहीं किया ताकि आपका वन शॉट बहुत जल्दी हो जाए, तो देखा जो करंट जो बनता था वो करंट हमेशा पीछे चल जाता था। इसमें करंट क्या चलता है, पीछे चलता है। कितना पीछे चलता है, देखो I इक्वल टू ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे। अगर आपका करंट यहाँ पर है, करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका ईएमएफ आगे चलेगा हमेशा। कितने डिग्री चला आगे, करंट चलेगा 90 डिग्री आगे भागेगा इसमें, सॉरी ईएमएफ इसमें 90 डिग्री आगे आपका चलेगा। तो लिखा हुआ करंट तो 90 डिग्री पीछे है, और करंट पीछे तो ईएमएफ क्या होगा 90 डिग्री आगे है। तो जब मैंने यहाँ पर देखा तो इस इंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जानेंगे, जिसको लिखते हैं एक्सएल। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और ओमेगा जो होता है वो क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। ये मेरे पास क्या है, एल मतलब इंडक्टर, ठीक है। और ये हमारे पास है ये वैल्यू। ईएमएफ अगर यहां से चलेगा तो करंट जो है वो 90 डिग्री कहां पर चलेगा, पीछे चलेगा, करंट 90 डिग्री पीछे चलेगा, ईएमएफ आगे करंट 90 पीछे। अगर फेजर डायग्राम में देखोगे तो अगर ईएमएफ यहाँ पर चल रहा है ओमेगा टी, तो करंट ईएमएफ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल आप बना के दिखा सकते हो। ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री करंट एंगल पीछे है ये, ठीक है। उसके बाद हाँ ये फॉर्मूला होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा का फॉर्मूला 2.2f, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर ये हमारे पास ये वाला सर्किट खत्म हो गया। अब हमारे पास जो अगला सर्किट आता है उसका नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो हम लोग जो है नया सर्किट देख रहे हैं जिस सर्किट का नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। इंडक्टर में आपने जान लिया, इंडक्टर में करंट चलता है पीछे और ईएमएफ चलता है आगे, उनका फेज डिफरेंस 90 का होता है। अब हमारे पास दूसरा सर्किट है, जो सर्किट कहलाता है हमारे पास कैपेसिटर वाला सर्किट। एसी हमारे पास ये होगा, एसी सर्किट होगा जिसमें कैपेसिटर लगा होगा। हमारे पास ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है, ई नोट साइन ओमेगा टी। लेकिन जब हमने डेरिवेशन की तो जब करंट को निकाला तो करंट की इक्वेशन थी I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो इसमें हमने ये जाना कि जो करंट जो होता है इसमें करंट 90 डिग्री क्या चलता है, हमेशा आगे चलता है करंट। जब करंट आगे चलेगा, अच्छा तो इसका भी तो अपना कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। एक्सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, ठीक है। इनवर्सली होता है, देखो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू सी। तो हमने देखा कि भैया कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम आपका रेजिस्टेंस। अगर फ्रीक्वेंसी कर दी 0 तो रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब मैंने देखा कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी करंट, क्यों? डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है 0, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एफ होता है 0। तो ये पूरी वैल्यू 0, 1/0 जो होगा तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो उस केस में कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इनफाइनाइट। जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट की वैल्यू कुछ नहीं होगी। लेकिन इसका फेजर डायग्राम अगर हम देखें, फेजर डायग्राम ऐसा होता है, अगर ईएमएफ ने जो एंगल बनाया है ई नोट वो कितना है ओमेगा टी, तो करंट जो है वो हमेशा 90 डिग्री आगे चलेगा इस ईएमएफ से। तो ईएमएफ से 90 डिग्री आगे चल रहा है आपका करंट। अगर ग्राफ फॉर्म में देखोगे तो ये रहा आपके पास ईएमएफ, ठीक है। तो करंट ईएमएफ से 90 डिग्री आगे चलेगा, करंट ईएमएफ से 90 डिग्री हमेशा आगे चलेगा। इस बात को आप समझ के चलोगे। फिर उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म। मैंने यहाँ पे लिखा है डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी होता है 0, फ्रीक्वेंसी 0 तो इंडक्टिव रिएक्ट जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को, अलाउ करता है एसी को।
अब हमारे पास ये तीन हमारे पास सर्किट थे, तीन अलग अलग सर्किट। तीन अलग सर्किट के बाद अब हम लोग सर्किट को मिक्स करके चालू करेंगे। मिक्स मतलब दो दो सर्किट मिक्स करेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इसमें हम इतना ही रखेंगे और हम बाकी का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो दो वाले सर्किट आएंगे, दो वाले जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, फिर लास्ट वाला आएगा जिसमें तीनों होते हैं एलसीआर सर्किट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।